अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 टाइप Page 271. The object and purpose of human genetics and medical. 3 types of crosses: monohybryde, dyhybryde and polihybryde. Monohybrid crosses, the crosses that involve only one trait. The genotypic ratio is. तो यहाँ पर हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड ट्राई या पॉलीहाइब्रिड बोल सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्रोसेस होगा, अगर वन करेक्टर पर अगर वन ट्रेट या करेक्टर की स्टडी करते हैं मोनोहाइब्रिड, अगर 2 करते हैं तो डाईहाइब्रिड, और 3 से ज़्यादा करते हैं 3 और 3 से ज़्यादा करते हैं तो पॉलीहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन ट्रेट, एक ट्रेड पर अगर स्टडी करते हैं तो हम उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। जीनोटाइप रेशियो इसका जो है 1:2:1 है एंड फिनोटाइप रेशियो 3:1 है। अब कैसे है तो ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक जाइगोट लिया, जैसे कि यहाँ पर ये गैमेट है ये, और यहाँ पर स्मॉल ए जो है मान लिया कि ये फीमेल का, दोनों का जो गैमेट है, और ये दोनों क्रॉस करवाया और हमें मिला कैपिटल ए स्मॉल ओ। फिर इसको जो है ना मैंने इसको फिर से सेल्फिंग करवाया, तो फिर हमें इसमें क्या मिलेगा देखते हैं। कैपिटल ए और यहाँ से ये पॉइंट स्क्वायर बनाया जिसमें कि कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसे आया, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। यहाँ पर फिर ये हो गया पूरा। अगर कैपिटल लेते हैं तो मैं इसमें टॉलनेस को इसको करता हूँ तो ये पूरा टॉल हो गया, ये भी पूरा टॉल हो गया, लेकिन हेटेरोजाइगस टॉल हुआ, ये ड्वार्फ हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिनोटाइप आ गया हमें टॉल, इंटरमीडिएट ड्वार्फ और ड्वार्फ, इंटरमीडिएट टॉल। तो यहाँ पर जो है हमें 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिल गया, और जबकि हमें यहाँ पर 1:2 से 3:1 जो है हमें फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला, और जबकि यहाँ पर हमें फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 देखने को मिला। फिर उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर 2 करेक्टर पर स्टडी करने की बात होगी। तो यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस, Dihybrid crosses is a cross between two different genes that differ in two observed traits. According to Mendel's statement, between the alleles of both these loci there is a relationship of completely dominant recessive traits. The phenotypic ratio is 9:3:3:1 and the genotypic ratio is 1:2:1:2:4:2:1:2:1. डायहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट जीन्स दैट डिफर इन टू ऑब्जर्व ट्रेड्स। यहाँ पर जो है 2 करेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे जो कि डिफरेंट ट्रेड्स होगा, जैसे कि टॉल और रेड ले लेते हैं, तो 2 करेक्टर पर अगर स्टडी करते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस। अकॉर्डिंग टू मेल्डन स्टेटमेंट, बिटवीन द एलील्स ऑफ बोथ these look like there is a relationship of completely dominant। यहाँ पर जो है कम्प्लीट डोमिनेंट और रेसेसिव हो सकता है, रेसेसिव ट्रेट। और यहाँ पर 2 करेक्टर पर स्टडी करते हैं, जैसे कि द फिनोटाइपिक रेशियो इज इसका जो 9:3:3:1 एंड द जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:2। ये कुछ लंबा चौड़ा हो जाएगा, मैं इसको शॉर्टकट में बताने की कोशिश। अगर डायहाइब्रिड क्रॉस का अगर आपको याद रखना है तो 3:1 कर लो और इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर डायहाइब्रिड कर रहे हैं, यहाँ पर 2 और पावर, इस पर पावर 2 से करो तो 9, 1 का 1, 3 से डायहाइब्रिड। अगर आपको यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले पॉलीहाइब्रिड में देख सकते हैं आप 3:1, यहाँ पर 3:2, ये समरी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 3:1 हुआ कैसे, 9:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर डबल करेक्टर के साथ यहाँ पर हो गया। तो मैं जो है ना प्लस पैसम का एक कैपिटल टी लेता हूँ और कैपिटल टी दोनों। फिर दूसरा ट्रेट ले लेता हूँ राउंड जो है कैपिटल टी। फिर इसको क्रॉस करते हैं, 2 करेक्टर है और इसमें गैमेट आए कैपिटल टी कैपिटल आ रहा है, और इससे आएगा इस स्मॉल टी स्मॉल आर इससे स्मॉल टी और स्मॉल आर, ये दोनों गैमेट बना। फिर इसको क्रॉस करवाएंगे, फिर उसके बाद पेनेट स्क्वायर बनाएंगे जिसमें कि हमें जो है 16 गैमेट तैयार होगा। और उसमें से देखते हैं यहाँ पर हमें 9:3:1 का रेशियो मिलेगा फिनोटाइपिक, और जीनोटाइपिक 1:2:2। अब इसको पॉलीहाइब्रिड में देखते हैं। पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, Polyhybrid crossing in which the parent forms differ in 3 or more pairs of analyzed alternative features. The general formula for
Determining phenotypic classes in polyhybrid crossing is 3, 1, n, where n is the number of splitting pairs of alleles. तो यहाँ पर जो है ना ये अब पॉलीहाइब्रिड की, तो यहाँ पर 3 और मोर से ज़्यादा अगर करेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे या ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको पॉलीहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। पॉलीहाइब्रिड क्रॉसिंग इन विच द पेरेंट फॉर्म डिफरेंट इन द 3 और मोर पेयर्स ऑफ एनालाइज्ड अल्टरनेटिव फीचर्स। The general formula of determining phenotypic classes in polyhybrid crossing is 3:1 और मल्टीप्लाई n से कर देंगे, where n is the number of splitting pairs of alleles। स्प्लिटिंग पेयर ऑफ एलील्स यहाँ पर कितने हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो है मोनोहाइब्रिड का निकालते हैं, तो मोनोहाइब्रिड का 3:1, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब जस्ट लाइक इसका जीनोटाइप 1:2:1। अब फिर इसके बाद डायहाइब्रिड को इससे, तो इसमें कितना स्प्लिटिंग है 2, तो n से मल्टीप्लाई करते हैं डायहाइब्रिड में, तो डायहाइब्रिड में स्प्लिटिंग, इसको फाइंड करने का सबसे एक सिंपल तरीका, अगर ये आप कर रहे हैं 3:3:1, तो ये अगर 1 के लिए है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3:1 से, तो ये आपका आ जाएगा डायहाइब्रिड का, जैसे कि 9:3:3:1 ये आ गया फिनोटाइपिक रेशियो। जस्ट वैसे ही अगर फिर जीनोटाइप के बारे में निकालना चाहें तो 1:2:1 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1:2:1 से, तो आपको निकल जाएगा 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये आ जाएगा जैसे डायहाइब्रिड। और ऐसे ही पॉलीहाइब्रिड सबका निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है 3:2, यहाँ पर 3:n है, तो अगर तो जैसे कि वन है तो यानी n जो है नंबर ऑफ स्प्लिटिंग पेयर्स ऑफ एलील, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बात करते हैं, हाइपोथेसिस प्योरिटी एंड गैमेट्स of inheritance. Hypothesis purity. 4. Mendel's laws. Gametes. The law of segregation purity of gametes states that from a pair of contrasting characters alleles only one is present in a single gamete, and in F2 these characters are segregated in the ratio of 3:1:3, 1 by phenotype and 1:1 by genotype. The law of independent assortment states. अब यहाँ पर लॉ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हाइपोथेसिस प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यहाँ पर तीन लॉ होते हैं। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ हाइपोथेसिस, ऐसे करके 3 लॉ इसमें होता है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये बोला जाता है स्टेट प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलता है, स्टेट दैट फ्रॉम ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो बोलते हैं, ओनली वन इज प्रेजेंट इन सिंगल गैमेट, उसमें से जो है एक ही जो है गैमेट में पाया जाता है। एंड इन F2 दिस कैरेक्टर आर सेग्रीगेटेड इन द रेशियो ऑफ 3:1 बाय फिनोटाइप 1:2:1 बाय जीनोटाइप। तो यहाँ पर जो है अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर हम समझाएंगे। यहाँ पर जो है ना अगर कैपिटल टी ले लेते हैं तो इससे जो है ना गैमेट्स में एक ही जाता है, यानी कि प्योर गैमेट होता है। अगर स्मॉल टी लेते हैं तो इससे गैमेट में स्मॉल टी ही जाता है। तो ये यहाँ पर सिखाता है कि, और फिर जब यहाँ पर कैपिटल टी ये दोनों का अगर फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगेमी होता है, तो फिर इसके बाद ये होता है, और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी का फॉर्मेशन होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको क्रॉस करते हैं, इसको सेल्फिंग करवाते हैं। तो फिर ये यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये मैंने परनेट स्क्वायर बना करके निकाला। कैसे निकाला मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है एक जो है कि ये तीनों टॉल है और ये डॉर्फ है, तो 3:1 और ये कि फिनोटाइपिक रेशियो है, जबकि यहाँ पर हमें जो जीनोटाइपिक रेशियो तो 1:1, ये हमें जीनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलता है। यहाँ पर ये बताता है कि जो गैमेट्स में जो है एक ही जो होता है उसका प्योर वही मतलब रहता है, और सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इससे अगर इस पे आगे करेंगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस में भी देखा जाता है कि जो है एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे को अपोज नहीं करते हैं, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग। और कुछ ऐसा अगर होता है तो वो एक्सेप्शन होता है। बायोलॉजी हम स्टडी करते हैं क्योंकि ये जैसे है एज इट इज वैसे ही हम स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हम कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं रहता है, तो इसी में जो है
जब हम कोई लॉ बनाते हैं तो वो 100% वर्क नहीं करता। हाँ, अगर कोई और लॉ बनाए जो भी फॉर्मूला इस पर एग्जिस्ट करे, जो हो सकता है कि ये एक यूनिवर्सल लॉ हो, कुछ ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल लॉ हैं। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। The law of independent assortment states that a gene for one trait does not influence the transmission of a gene for another trait. This law is true only for genes on different chromosomes. यहाँ पर जो है ना एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि यहाँ पर जो है ना कोई भी स्टेट दैट अ जीन फॉर वन ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द ट्रांसमिशन ऑफ जीन ऑफ अनदर ट्रेट। यहाँ पर जो है ना अगर कोई भी ट्रेट है, अगर टॉल 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 ले लेते हैं जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो ये यहाँ पर वैसे डोमिनेट, तो इसको डोमिनेट करता है, सप्रेस कर देता है स्मॉल टी की। लेकिन मतलब जो है आगे अगर इसको करेंगे तो फिर एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा 1:2:1 जो कि स्मॉल था, ये एक्सप्रेस किया यहाँ पर। एक ट्रेड बना, जब स्मॉल टी दोनों कंबाइन हुआ तो यहाँ पर जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि कैपिटल टी इसको जो है ना पूरा सप्रेस नहीं करता, लेकिन ये साथ में जब आता है तो ये अपना, ये क्योंकि ये डोमिनेंट करेक्टर है तो ये अपना डोमिनेंस शो करेगा, लेकिन जो है ना इसके क्रिएटिविटी को पूरा दबा नहीं देता कि आगे अगर प्रोजेनी फॉर्म करेंगे तो कुछ ऐसा प्रोजेनी होगा जो कि ये कैपिटल स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में आकर के ये एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जब कैपिटल टी के साथ रहेगा तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये बताता है कि ये जो है इन्फ्लुएंस नहीं करता है, डजेंट इन्फ्लुएंस ये ट्रांसमिशन में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं द लॉ इज ट्रूली ओनली फॉर जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम। और जब ये तभी ये है कि जब जो है क्रोमोजोम जीन्स जो है क्रोमोजोम के डिफरेंट क्रोमोजोम पर हो, तभी ऐसा ये संभव है। ये लॉ वहीं पर एप्लीकेबल है जहाँ पर डिफरेंट जीन्स जो है डिफरेंट क्रोमोजोम पर हो। The purity hypothesis. The purity hypothesis. यहाँ पर purity The purity hypothesis states that during formation of gametes, the alleles segregate from each other and only one allele enters a gamete. यहाँ पर the purity of hypothesis Page 28. ये बताता है the purity of hypothesis state that during formation of gamete के formation में the allele जो है वो separate हो जाता है, segregate होता है from each other अपने आप से, और जो है segregate हो जाता है and only one allele enters in a gamete। यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी लेते हैं तो ये दोनों में से सेग्रेट कॉमन ही, तो ये गैमेट होगा, ये एलील है तो यहाँ पर कैपिटल टी ही होगा। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो इसका 2 गैमेट बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर स्मॉल टी है तो इसका 1 गैमेट बनेगा, क्योंकि सेम ही है तो 1 गैमेट बनेगा और स्मॉल टी बनेगा। और तो ये सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, और ये जब गैमेट बनता है तो एक ही बनता है। यही द प्योरिटी ऑफ हाइपोथेसिस शो करता है। और उसके बाद हम आते हैं मोनो हाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर गलत दिया गया है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड, फिर बताएंगे कि इसमें जो है टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो फिर यहाँ पर स्टडी करते हैं। 5. Mono in DIHYBRIDTESTCROSSES. Monohybrid crosses, the crosses that involve only one trait. The genotypic ratio is 1:1 and the phenotypic ratio is 3:1. Dihybrid crosses is a cross between two different genes that differ in two observed traits, according to Mendel's statement, between the alleles of both. तो यहाँ पर ये जो है ये मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड का, यहाँ पर अगर टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं, टेस्ट क्रॉस यहाँ पर जो है हमने जो ऑफस्प्रिंग लाया था कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस जो था, फिर उसको अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अगर करवाते हैं तो फिर उसके बाद जो है न इसको अगर ये जो है ना एप्लीकेबल नहीं रहता ह्यूमन के लिए, लेकिन अभी धीरे धीरे ये जेनेटिक्स स्टडी के लिए और सबने इम्पोर्टेंस समझा जेनेटिक्स का, तब ये मतलब वर्क कर रहा है। लेकिन ऐसा जो है ना मतलब कि ह्यूमन पर नहीं होता था, पहले एनिमल्स पर ये सब ट्राई किया गया। और ये यहाँ पर सिंपल सी बात बता देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ह्यूमन में स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन जो है ये मेल है कैपिटल टी और ये फीमेल है स्मॉल टी दोनों जो है क्रॉस किया, यहाँ पर से गैमेट बना कैपिटल टी और यहाँ से बना स्मॉल टी, और दोनों का फर्टिलाइजेशन और बन गया
कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको सेल्फिंग करवाया और फिर इसके बाद यहाँ पर 3:1 फिनोटाइपिक और 1:2:1 हमें मिला। इसका जीनोटाइप मिला और 3:1 हमें फिनोटाइप मिला। तो फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमें मतलब कंडीशन मिला, फिर इसको अगर हम टेस्ट को होमोजाइगस रिसेसिव से करवा देते हैं तो इसी को तो मतलब टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और जब इसका रिजल्ट आता है तो 1:1 आता है इसका फिनोटाइपिक रेशियो, और जीनोटाइपिक रेशियो भी इसका 1:1 आता है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर जो है ना इससे अगर स्मॉल टी की तो इससे तो 1 गैमेट बनेगा, जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी से 2 होगा। ये यहाँ पर कैपिटल स्मॉल टी इधर हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ से दो हो गया, दोनों बनाए कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 1:1। यहाँ पर फिनोटाइपिक टॉल हो गया, ये एक डॉर्फ हो गया। और यहाँ पर जीनोटाइप भी बोले तो ये एक जीनोटाइप इस टाइप का हेड हो जाएगा, और यहाँ पर ये स्मॉल टाइप का, तो 1:1। यहाँ पर दोनों जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम हो जाता। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर फिर डबल डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए करेंगे तो वहाँ पर भी यहाँ पर जो है वो 1:1 और ये हो गया ये डायहाइब्रिड के लिए टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट, और ये फिनोटाइप के लिए और फिर जीनोटाइप के लिए 1:1 ये जो है वो मतलब 8 टाइम ऐसा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 6 टाइम 1:1 हो जाएगा। यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा जो कि डिफिकल्ट है और वैसे पूछेगा नहीं। और फिनोटाइपिक याद रख लें, डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइपिक जो होता है 1:1 ये रेशियो होता है टेस्ट क्रॉस का। और मोनोहाइब्रिड का मैंने बता दिया ना। उसके बाद हम चलते हैं, और ये यहाँ पर बता दिया डायहाइब्रिड क्रॉस का, लेकिन ये यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस का बताया, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में These नहीं loci there is a बताया। relationship of completely dominant recessive traits. The phenotypic ratio is 9:3:3:1 and the genotypic ratio is 1:2:1:2:4:2:1:2:1. ये मैंने बता भी दिया है, और कैसे निकालना है ये सभी आपने जान लिया कि कैसे 3:1 को अगर से इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डायहाइब्रिड क्रॉस का निकल जाएगा, और 1:2:1 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1:2:1 से, तो हमें आपको मिल जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप। क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ एलील। अब यहाँ पर जो है ना क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ एलील के बारे में स्टडी करना है। 6. Classification of types of allelic genes interaction. 6. Characteristic of the complete dominance and incomplete dominance. Examples in humans. तो यहाँ पर जो है ना हम लोग कुछ जो एलीलिक हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ एलील जीन इंटरेक्शन। इसमें जो जीन जो है इंटरेक्ट करते हैं कैसे करते हैं, और इसके बारे में कुछ ऐसे मतलब हैं जो एग्जाम्पल है उसके बारे में स्टडी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्लीट डोमिनेंस, सबसे पहले कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एग्जाम्पल हिल्स ह्यूमन, और एग्जाम्पल इसका कहाँ कहाँ पर मिलता है और इसका एग्जाम्पल क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है ना कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में स्टडी करते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस। Complete dominance. One allele in heterozygous completely masks the other allele. Examples include dark hair, dimples, double jointedness, and immunity to poison. IV. तो यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में 1 एलील इन हेटेरोजाइगस कम्प्लीटली मास्क द अदर एलील। तो ये कंप्लीट डोमिनेंस के को यही दर्शाता है कि यहाँ पर जो है ना एक कैपिटल टी और स्मॉल टी ये जो है टॉलनेस का है। तो यहाँ पर अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम देखते हैं तो स्मॉल टी को ये सप्रेस कर देता है कि ये पूरा टॉल शो करता है फिनोटाइपिक। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो है ना सप्रेस कर देता है, लेकिन जो है ना इसके मतलब ये आगे प्रोसीड करने की प्रोसेस को ये रोक नहीं देता। लेकिन यहाँ पर तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो ये एक्सप्रेस करेगा और बंदा टॉल ही होगा। तो ऐसा यहाँ पर ये देख सकता है। यहाँ पर ये बता भी दिया कंप्लीटली मास्क द अदर एली, उसकी एक्सप्रेशन यानी कि उसका डॉर्फनेस करेक्टर है। तो अगर ऐसे अगर माने कि अगर दोनों हैं, अगर स्मॉल टी भी अगर करे और कैपिटल टी भी करे तो कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, लेकिन ये जेनोटाइप इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, लेकिन फिनोटाइपिक ये टॉल ही होगा।
तो एग्जांपल हमें देखने को मिलता है ह्यूमन में डार्क हेयर जो है हमें इसी टाइप का एक जो है कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। डिम्पल्स जो देखने को शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को देखने में मिलता है। डबल जॉइंटेडनेस ये सब भी देखने को मिलता है। द इम्यूनिटी टू पॉइजनिवी, ये इम्यूनिटी जो पॉइजनिवी का है ये एग्जांपल है कंप्लीट डोमिनेंस का। ये सब यहाँ पर पूछा जा सकता है और ये अगर आप टीचर को बताएं तो कुछ उसे अच्छा लगेगा कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में अच्छी तरह से मालूम है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Incomplete dominance, heterozygous phenotype intermediate between the two. Homozygous. Examples in humans include Tay-Sachs disease, when one parent with straight hair and one with curly hair have a child with wavy hair, eye color. तो अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन में फिनोटाइप इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। हेटेरोजाइगस फिनोटाइप इंटरमीडिएट बिटवीन द टू होमोजाइगस। यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट एग्जांपल इन ह्यूमन इंक्लूड्स Tay-Sachs disease when one parent with straight hair and one with curly hair have a child with wavy hair, eye color। तो यहाँ पर जो है ना ये अगर दोनों अगर रहेंगे तो ये मतलब जो है ना एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे। तो इनकम्प्लीट का मतलब है कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म डेवलप्ड होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और कैसे होगा तो अब हम देख लेते हैं। हेटेरोजाइगस फिनोटाइप इंटरमीडिएट, वहाँ पर तो था कि हेटेरोजाइगस फिनोटाइप इंटरमीडिएट बिटवीन द टू होमोजाइगस, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर हमें कंप्लीट डोमिनेंस में अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ पर टॉल ही होगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा होगा कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कि हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम देखते हैं Tay-Sachs डिजीज में देखने को व्हेन पेरेंट्स विद स्ट्रेट हेयर, जहाँ पर जो है ना ये स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हमें वेवी हेयर मिलता है, बेबी हेयर। तो ये और आई कलर में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है Tay-Sachs डिजीज। Classification of types of allelic gene interaction, characteristics of the super dominance and co-dominance example in human। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिलिक जीन। तो कुछ ऐसे टाइप्स हैं। 7. Classification of types of allelic genes interaction. Characteristic of the SUPERDOMINANC and CODOMINANC. Examples in humans. तो अब यहाँ पर जो है ना एग्जांपल्स और ह्यूमन सबसे पहले अब यहाँ पर दो है सुपर डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बारे में यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम सुपर डोमिनेंस के बारे में बताते हैं। यहाँ पर क्या है Superdominance, one dominant allele in heterozygous has no expressive manifestation than in Superdominance, one dominant allele in heterozygous has no expressive manifestation than in homozygous state. Example, dominant gene B determines brachydactylic short fingers. Homozygous dominant persons with genotype BB don't T survive, they die in the embryony stage. तो यहाँ पर हम एग्जांपल में सुपर डोमिनेंस का एग्जांपल बताते हैं। तो सुपर डोमिनेंस क्या होता है? वन डोमिनेंट एलील इन हेटेरोजाइगस हैज मोर एक्सप्रेसिव मैनिफेस्टेशन देन इन होमोजाइगस स्टेट। यहाँ पर जो है ना सुपर डोमिनेंस का एग्जांपल ये है कि अगर ये सिंगल मतलब कि होमोजाइगस स्टेट से अगर हेटेरोजाइगस में ये होगा तो ज़्यादा जो है मैनिफेस्टेशन देन होमोजाइगस स्टेट से ज़्यादा जो है ना ये एक्सप्रेस करेगा हेटेरोजाइगस में। एग्जांपल, डोमिनेंट जीन बी determines brachydactylia short finger। The dominant gene B determines brachydactylia short finger। Homozygous dominant persons with genotype capital B capital don't survive, they die in the embryonic stage। और इसका जो है मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ सिकल सेल एनीमिया, जो कि होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन, वो मतलब सर्वाइव कर जाता है। अगर सिकल सेल एक एग्जांपल दे ही देता हूँ और ह्यूमन HbA-HbS ये जो है ना नॉर्मल होता है और ये हमें देखने को मिलता है क्योंकि ये सर्वाइव करता है। अगर HbS है और HbS है तो ये हमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये नहीं रहता है, मर जाता है, डाई कर जाता है। और क्यों कर जाता है इसके बारे में बताते हैं। HbS जो है ये नॉर्मल सेल्स है। HbS जो है ये HbA जो है ना नॉर्मल सेल RBC है और जबकि सिकल से जो है HbS होता है। तो यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करता सिकल सेल, और जो आरबीसी जो है ये सिकल सेल मतलब कि ऑक्सीजन कैरी करता है। तो यहाँ पर जो है कुछ मतलब फैक्टर हैं जो कि इसको रोकता भी है बनाने से। जैसे कि अगर वायरस अगर सेल्स पर इन्फेक्ट करता है तो इंटरफेरेंस जो है उसको रोकता है, कि मतलब अवेयर करता है दूसरे सेल्स को
दूसरे सेल को अवेयर करता है कि वो जो है ना वायरस आ रहा है, तो उससे मतलब कि उसके बारे में अवेयर करता है और उसको इन्फेक्ट होने से बचाता है, ठीक है। लेकिन आरबीसी यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसे सेल्स प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और कुछ वर्क भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो एच जो है यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन कैरी करेगा ताकि जो है ना यहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा आदमी। जब यहाँ पर बच्चे की बात कर रहे हैं जहाँ की एच है, यहाँ पर सिकल सेप है, यहाँ पर ब्लड कैरी करने के लिए कोई भी आरबीसी नहीं है, जो भी है सब कन्वर्ट हो गया और ख़त्म हो गया आरबीसी कैरी करने के लिए नॉर्मल से। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगा ही नहीं माइंड को, और वाइटल ऑर्गन सब जहाँ पर कि ऑक्सीजन की बहुत ही प्रचुर मात्रा में ज़रूरत है और वहाँ पर नहीं जाएगा, तो इसी के कारण ये डाई कर जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इज द मैनिफेस्टेशन इन हेटेरोजाइगस कोडोमिनेंस। Codominance is the manifestation in heterozygous state traits which are defined by two genes. Example, codominance in human Abo blood types. तो कोडोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो है कि मैनिफेस्टेशन इन हेटेरोजाइगस स्टेट, ये जो है इसका जो भी देखने को मिलता है वो हेटेरोजाइगस स्टेट में देखने को मिलता है, विच आर डिफाइंड बाय टू जीन्स। और ये जो है ना डिफाइन किया जाता है टू जीन्स। एग्जाम्पल कोडोमिनेंस इन ह्यूमन एबियो ब्लड टाइप्स में देखने को मिलता है। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पर कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंस इज द मैनिफेस्टेशन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में स्टेट ट्रेट्स विच आर डिफाइंड बाय टू जीन्स, और ये डिफाइन करता है टू जीन्स। एग्जाम्पल कोडोमिनेंस इन ह्यूमन एबियो ब्लड टाइप। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे मैनिफेस्टेशन ये एक्सप्रेस करता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है एक्सप्रेस करता है इन हेटेरोजाइगस स्टेट। यहाँ पर हम एबियो ब्लड ग्रुप टाइप देखते हैं जहाँ पर कि टू जीन्स इसको एक्सप्रेस करता है। कैसे, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि यहाँ पर ए पेरेंट्स मेल है और बी फीमेल, और यहाँ पर जो है ए बी जो है ये ब्लड में है, तो यहाँ पर दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा था को कॉम्प्लीमेंट्री में भी ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन जो है कोडोमिनेंस यहाँ पर टू जीन है और दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं और थर्ड फॉर्म बना रहे हैं जो कि पेरेंट्स से भी डिफरेंट, पेरेंट्स से दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट है। ये हमें जो है कोडोमिनेंस, और यहाँ पर एवियो ब्लड ग्रुप का जो है जीनोटाइप होता है, फिनोटाइप, और वो सब आगे है। यहाँ पर 3 एलील पाए जाते हैं और वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ यही था, कोडोमिनेंस इज द मैनिफेस्टेशन इन हेटेरोजाइगस स्टेट ट्रेट्स विच आर डिफाइंड बाय टू जीन्स, और जो कि 2 जीन से डिफाइन किया जाता है। एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का है एबियो ब्लड टाइप। और उसके बाद हम आगे चलते हैं मल्टीपल एलील्स इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप एबियो सिस्टम वैल्यू फॉर मेडिसिन। यहाँ पर जो है ना कैसे एलील इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप एबियो सिस्टम वैल्यू फॉर मेडिसिन। एबियो ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे यहाँ पर हम लोगों के लिए 8. मेडिसिन Multiple alleles. Inheritance of blood group Abo system. Value for medicine. A gene may exhibit more than 2 alleles in a population. Almost all genes that have been studied exhibit several different alleles. The gene that determines the human. तो हम यहाँ पर बात करेंगे कैसे मल्टीपल एलील जो है जहाँ पर कि एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 अगर एलील हो लो उसको मल्टीपल एलील बोलते हैं। और ये कैसे एक्सप्रेस करता है, क्या काम है, ये सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मल्टीपल एलील्स इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, यहाँ पर जो है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप एबियो सिस्टम के बारे में बात करें और ये कैसे मेडिसिन में हेल्प करता है, ये आगे पढ़ते हैं। जीन में एग्जिबिट मोर देन 2 एलील्स, जो इन पॉपुलेशन की बात करते हैं जहाँ पर कि जीन में एग्जिबिट मोर देन 2 एलील्स इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। एक पॉपुलेशन में जो है एक जीन जो है कैरी करता है 2 या 2 से ज़्यादा एलील को। ऑलमोस्ट ऑल जीन्स दैट हैव बीन स्टडीड एग्जिबिटेड सेवरल डिफरेंट एलील्स, जितने भी ऑलमोस्ट ऑल जीन्स दैट हैव जिसके पास है जीन स्टडीड एग्जिबिटेड वो रखता है सेवरल डिफरेंट बहुत से एलील को रखता है। द जीन्स दैट डिटरमाइंस द ह्यूमन, जीन्स दैट डिटरमाइंस द ह्यूमन, ये डिटरमाइन करता है ह्यूमन एबियो ब्लड ग्रुप, और वो एबियो ब्लड ग्रुप के रूप में हमें दिखाया जाता है। नाउ वी डिस्कस Abo blood group, for example, has 3 common alleles. A human gene that typically exhibits more than 1 allele is the gene that encodes an enzyme that adds sugar molecules to lipids on the surface of red blood cells. These sugars act as recognition markers for our immune system and are called cell surface antigens. The gene encoding the enzyme is designated I and possesses 3 common alleles. 1. Allele B, which adds the sugar galactose. 2. Allele A, which adds a modified form of the sugar galactosamine, and 3. Allele O, which does not.
तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब जो ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल है 3 कॉमन एलील, उसके पास जो है ना 3 कॉमन एलील हैं। पहले तो ए बी और ओ जो है ये कॉमन एलील हैं, जो कि 3 एलील हैं। और ह्यूमन जीन्स दैट typically exhibit more than one allele is the gene that encodes an enzyme that adds sugar molecule to lipid on the surface of red blood। ये जो सभी जो बताया गया है रेड ब्लड सरफेस पर जो एक शुगर मोलिक्यूल होता है जिसे कि एंटीजन बोला जाता है, उस पर सरफेस पर एक प्रोटीन टिपिकली एग्जिट मोर देन वन, वो जो है ना रखता है एक या एक से मोर देन वन से ज़्यादा रखता है जीन दैट इंक्लूड्स, वो जो है बनाता है एन इंजाइम और इंजाइम दैट एड्स शुगर मोलिक्यूल्स, और वो इंजाइम जो है एड्स कर जाता है शुगर मोलिक्यूल्स टू लिपिड ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड। तो यहाँ पर जो है एंटीजन के बारे में ही, ये एंटीजन का ही डेफिनेशन है। एंटीजन जो है प्रोटीन और लिपिड का बनाया जाता है, जिस पर प्रोटीन और लिपिड और शुगर और लिपिड का बनाया जाता है, और उस पर प्रोटीन या कोट होता है, और जो उसको जैसे कि यहाँ पर एंटीजन का है होता है, उससे रिलेटेड जो है उसमें एंटीजन्स बनता है। दिस शुगर से एक एज रिकॉग्नाइजेशन मार्कर, और ये जो है ना किसी भी सरफेस को जहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है तो उसको शो करता है, एंटीजन के बेसिस पर ही उसको ए बी और ओ ब्लड ग्रुप उसको डिवाइड करता है। और ये जो है ना शुगर जो उस पर आता है उसी से डिसाइड होता है। जैसे कि द शुगर एक्ट एज रिकॉग्नाइजेशन, और जो शुगर जो है ना वो उसके रिकॉग्नाइजेशन में मदद करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये ए है फॉर आवर इम्यून सिस्टम, और ये अपने इम्यून सिस्टम के लिए आर कॉल्ड द सरफेस एंटीजन, और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए उसे जो है सरफेस एंटीजन के बारे कैसे डिनोट करते हैं। द जीन्स इनकोडिंग द एंजाइम इज डिजाइनेटेड आई एंड पॉजेज 3 कॉमन एरियाज। अब हम ऐसे जो है ना द जीन इनकोडेड, और उसको जो इनकोडेड है द एंजाइम इज डिजाइनेटेड, जिससे कि आई से डिनोट करते हैं, एंड पॉजेज 3 कॉमन एरियाज, और वो 3 कॉमन एलिल्स रखता है। नौ वन में वन एलील, वन जो है एलील ए बी है, और विच एड्स द शुगर ग्लैक्टोज, जो कि बी जो शुगर ग्लैक्टोज विच एड्स द शुगर ग्लैक्टोज जो कि वन में है, उसका नाम है बी, और वो शुगर जो है ग्लैक्टोज शुगर को वो ऐड करता है। सेकंड जो है एलील ए है विच मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शुगर, ये जो है हम बी है एलील बी ए। सेकेंड में जो एलील ए है विच एड ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शुगर, जिसको बोलते हैं ग्लैक्टोसामाइन। फिर उसके बाद एलील थर्ड आता है एलील ओ विच डज नॉट एड अ शुगर। यहाँ पर जो है ए सबसे पहले बी जो है वो ग्लैक्टोज को करता है, और ए जो है मॉडिफाइड शुगर जो है ग्लैक्टोसामाइन को ऐड करता है, जबकि थर्ड जो है ओ विच डजंट ऐड, ये शुगर को ऐड ही नहीं करता है। द नॉलेज ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप हैज enabled accurate transfusion of body and organs। ये जो है ये the knowledge of the ABO blood group has enabled accurate transfusion of blood and organs। तो ये यहाँ पर हमें जो बताता है कि ABO ब्लड ग्रुप, ये इससे एक लंबा चौड़ा बहुत डिटेल स्ट्रक्चर हो जाता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू मैं फिर भी समझाने का कोशिश करूँगा। तो हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर कर ही लेते हैं, जो कि इससे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है उसके बारे में। सबसे पहले ए बी ओ, यहाँ पर 3 एलील है, ये ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर जो है 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप होता है। ये कैसे होता है हम बताएंगे। ये ऐसा करते हैं, मैं पिक्चर ही गूगल से उठा लेता हूँ, फिर उसके बाद आसानी से समझाने में होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा। यहाँ पर फिनोटाइप देख सकते हैं, जीनोटाइप। टाइप ए जो है ये एंटीजन जो है, ये समझ लीजिए ये एंटीजन है। फिनोटाइप जो शो हो रहा है ये एंटीजन है, जो कि उसको दर्शाता है। यहाँ पर कि ए जो है ग्लैक्टोज के लिए था, बी नहीं ए ग्लैक्टोसामाइन के लिए था, और ये बी ग्लैक्टोज के लिए था, ए बी। यहाँ पर ये शुगर प्रोटीन कोड करता है दोनों मिल करके। तो ये है फिनोटाइप, जो कि 4 तरह के कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और जीनोटाइप जब कैपिटल ए और आई मिलता है, तो यहाँ पर इस टाइप का 2 कैरेक्टर यहाँ पर बनता है, 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर बनता है ए बी, और यहाँ पर स्मॉल ए, और जो कि ओ को दर्शाता है। अब यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन के बारे में भी बता देते हैं।
तो आपको एक सुपर ट्रिक मैं देने वाला हूँ जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर आपको आ गया तो कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये उठाते हैं और यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है, ये बी और ये ओ और ये ए बी। यहाँ पर जो ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सबसे लेगा, ये ले रहा है सबसे, यहाँ पर देख सकते हैं तीनों से ले लिया। फिर वो जो है सबसे यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं दे रहा है। तो ये जो है ना ये अपने आप को एक इस टाइप से सर्कल बनाए, बी वाले को दे सकता है और ओ वाले को ए बी वाले को। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट यहाँ से मैं आपको डिनोट करने जाता हूँ ए बी को जो है ओ बी दे रहा है, ठीक है, ओ पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, बी वाले भी दे रहे हैं इसको, यहाँ पर ए वाले भी दे रहे हैं और ए बी अपने आप को दे रहा है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि सभी जो है ना ये अगर लाइन आप पर याद कर लेते हैं तो कोई भी ट्रांसफ्यूजन का होगा, अगर बाई चांस आप ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो ये अगर आपको मालूम है तो कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो मैंने इसमें जो है एलील के बारे में भी बता दिया, 3 इसमें एलील होता है, 3 एलील, 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप, और यहाँ पर बता दिया कि कैसे किसको ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और क्यों इस पर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर एंटीजन अगर एक ब्लड का दूसरे अगर ए ब्लड ग्रुप है उसका और उसको आप बी वाला चढ़ा दो तो उसको उसका जो है एंटीजन और मतलब कि बात कर रहे हैं तो एक आरबीसी ले लेते हैं, एक आरबीसी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है जी, यानी कि उस पर एंटीजन ए है, उस पर बी आया, बी पर जो है एंटीजन बी होगा, तो मतलब कि एंटीबॉडी ए होगा उस पर और इस पर एंटीबॉडी बी होगा। यहाँ से बी यहाँ पर आया, यहाँ पर एंटीबॉडी बी है और यहाँ से जो है मतलब कि ये एंटीजन बी वाला यहाँ पर आया है और यहाँ पर एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगा जिससे कि ब्लड कोलैप्स करने लगेगा, जो मतलब कि थक्का बन जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा, जिसके कारण जो है कि ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन, हार्ट, ये सब में ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है मेडिकल फील्ड में कि ट्रांसफ्यूजन जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको करना है किसको नहीं करना है। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको दे दिया है जो कि वाइटल ट्रिक है, और ये अगर आपको याद है तो आप किसी का जान बचा सकते हो। और नॉर्मल आदमी भी, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। और कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ था पहले मैंने पेज में दिखाया, वो कौन उतना याद रखे। अगर वो याद जो मैंने बताया अगर वो याद रह गया तो हमेशा के लिए ज़िंदगी भर याद रह जाएगा। एक बार फिर से ए बी इस टाइप से ओ ये सबसे लेता है, ये सबको देता है और ये अपने आप को लेता देता है। बस इतना ही याद रखना है इसमें ना। उसके बाद हम इनहेरिटेंस फैक्टर, ब्लड वैल्यू फॉर मेडिटेंस, इनहेरिटेंस फैक्टर जो RH फैक्टर है रेसस मैंकी से लिया गया था, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9. Inheritance Rh factor blood value for medicine. About 85% of adult humans have the Rh cell surface marker on their red blood cells and are called Rh positive, Rh plus. Rh negative persons lack this cell surface marker because they are homozygous recessive for the gene encoding it. If an Rh negative person is exposed to Rh positive blood, the Rh surface antigens of that blood are treated like foreign invaders by the Rh negative A system, which proceeds to make antibodies directed against they. System, which proceeds to make antibodies directed against the Rh antigens. This most commonly happens when an Rh negative woman gives birth to an Rh positive child, the fat her being Rh plus. Some fetal red blood cells cross the placental barrier and enter the mother's bloodstream, where they induce the production of antibodies, which in later pregnancies can cross back to another fetus and cause red blood cells to clump, leading to a potentially fatal condition. 38, 26. Erythroblastosis fetalis, 30 of 139. तो RH फैक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे RH फैक्टर में कैसे क्या कॉज करता है और कैसे ये हम लोगों के लिए। सबसे पहले इनहेरिटेंस RH फैक्टर ब्लड वैल्यू फॉर मेडिसिन, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये कैसे मेडिसिन के लिए हेल्पफुल है और क्या इसका डिमेरिट्स है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अबाउट 80% ऑफ एडल्ट ह्यूमन हैव द RH सेल, जिसके पास RH सेल होता है। सरफेस उसके RH सेल जो है RBC जो है
वो मार्क ऑन देयर रेड ब्लड सेल, जो जितने भी आरबीसी होता है उसमें से 85% जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो है ना आर एच पॉजिटिव उस पर पाया जाता है। आर एच पॉजिटिव आर एच फैक्टर से वो डोनेटेड होता है, आर एच टाइप का एंटीजन उसके ब्लड सेल्स पर पाया जाता है एंड आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव। और ये दो तरह के होते हैं, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव पर्सन्स लैक्स दिस सेल सरफेस मेकअप बिकॉज दे आर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर द जीन कोडिंग। जो आर एच पॉजिटिव होता है वहाँ पर हेटेरोजाइगस या फुली डोमिनेंट हो सकता है, लेकिन जो रेसेसिव कंडीशन होता है उसमें आर एच नेगेटिव उसको डिनोट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन कोड वहाँ पर जो है उसका प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, एंटीजन आर बी सी के सरफेस पर नहीं होता है, इसी के लिए आर एच नेगेटिव बोला जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट इफ एन आर एच नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड। यहाँ पर बात कर रहे हैं इफ आर एच नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज, जो होता है वो आर एच नेगेटिव पर्सन जो है ना आर एच पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। आर एच सरफेस ऑफ एंटीजन दैट आर ट्रीटेड लाइक फॉरिजन इन्वेडर्स। आर एच नेगेटिव जो है जब आर एच पॉजिटिव के मतलब इंटरेक्ट में आया तो वो उसको आर एच नेगेटिव वाले को फॉरिजन के जैसे ट्रीट करेगा। आर एच नेगेटिव पर्सन इम्यून सिस्टम, आर एच नेगेटिव का जो इम्यून सिस्टम है विच प्रोसीड टू मेक एंटीबॉडी, और आर एच नेगेटिव का जो बॉडीज होगा एंटीबॉडीज होगा वो उसका इम्यून सिस्टम वो एंटीबॉडीज आर एच पॉजिटिव के लिए बनाना शुरू कर देगा अगेंस्ट द आर एच एंटीबॉडी डायरेक्ट अगेंस्ट द आर एच एंटीजेंस। दिस मोस्ट कॉमनली हैपन्स व्हेन आर एच नेगेटिव वुमेन। ये जब होता है जब आर एच नेगेटिव वुमेन जो होता है ह्यूमन बींग वुमेन गिव्स बर्थ टू आर एच पॉजिटिव चाइल्ड दैट फेट हर बीइंग आर एच पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम बात करते हैं और इसके बारे में मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इसे जो है ना चाइल्ड इर्थ्रोब्लास्टेसिस फिटेलिसिस होता है, जिसके कारण की जो है बहुत से चाइल्ड की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। यहाँ पर जो है ना आर एच नेगेटिव मदर है ना आर एच पॉजिटिव ब्लड टाइप जो है जो कि फीटल के पास सम फीटल रेड ब्लड सेल्स क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, जो भी ये कुछ सेल्स हो जाते हैं जो कि प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करते हैं एंड द एंटर मदर ब्लड स्ट्रीम, और जो है मदर के ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और अगर चाइल्ड का ब्लड अगर मदर के ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो यानी कि उस पर अगर एंटीजन है तो उसके फीमेल आर एच नेगेटिव है और उसका इम्यून सिस्टम उसके रिगार्डिंग बच्चे के चाइल्ड के ब्लड के रिगार्डिंग एंटीबॉडी बनाएगा, जिसके कारण जो है वहाँ पर ब्लड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिसके कारण वहाँ पर ब्लड क्लॉट होगा वेयर दे इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटी आर एच, और वो जो है प्रोडक्शन करेगा एंटी आर एच एंटीबॉडीज विच इन लेटर प्रेगनेंसी, ये जो है प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाता है कैन बी क्रॉस बैक टू अनदर fetus and causes its red blood cells to clump leading to potentially fetal condition called the erythroblastosis fetalis। अब मैं इसको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो है ये फीमेल बॉडी है, ये मान लेते हैं स्टमक है, यूट्रस है, यूट्रस में जो है ये चाइल्ड है, चाइल्ड आर में फीमेल का आर एच नेगेटिव है जबकि बच्चे का आर एच पॉजिटिव है। आर एच पॉजिटिव किसके कारण, या तो ये चाइल्ड मेल होगा क्योंकि फीमेल के अगर आर एच नेगेटिव है तो मेल या फीमेल तो जो भी होगा ये मेल से ही करेक्टर आया होगा। तो यहाँ पर ये अब जो है यहाँ पर जो है आर एच पॉजिटिव है, यहाँ पर इसका ब्लड स्ट्रीम है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है प्लेसेंटा के थ्रू। जब ये पैचुरेशन होता है या डिलीवरी के कंडीशन में ये तो प्लेसेंटा से तो न्यूट्रिएंट सब होता है लेकिन ब्लड सबका उतना ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है। और आई इसमें जो एंटीबॉडी जो होता है इसमें पार्टिसिपेट करता है। आर एच नेगेटिव और आर एच पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। आर एच पॉजिटिव के पास जो है एंटीजन है, उसके आरबीसी ये बच्चा जो है इसके आरबीसी पर जो है आर एच पॉजिटिव एंटीजन है, जो कि अगर बच्चे का जब यहाँ पर जब प्लेसेंटा जब टूटता है, जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो उस टाइम में जो है इसका ब्लड स्ट्रीम और फीमेल का ब्लड स्ट्रीम दोनों का कोलेप्स होता है। और उस टाइम जो है ये यहाँ पर जो इसका जो एंटीजन इसके बॉडी में फीमेल के बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में दोनों का जब मिक्स हुआ तो वहाँ पर जो है फीमेल का इम्यूनिटी जो है इसके बच्चे के ब्लड स्ट्रीम जो जहाँ पर कि आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी पर एंटीजन प्रेजेंट है, उसके अगेंस्ट जो है ये
एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जिसके कारण एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जिसके कारण यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड का थक्का बनने लगता है, जिसके कारण जो है बच्चे में उसका आरबीसी जमने लगता है, जिसके कारण कि उसके वाइटल ऑर्गन जैसे कि जो भी वाइटल ऑर्गन है, हार्ट, ब्रेन, ये सब में जो है ब्लड सब जा नहीं पाता है, जिसके कारण जो है उसका मतलब कि ब्लड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता, जिसके कारण जो है बच्चे की मौत हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एंटी रोगन सीरम होता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि जब कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं जैसे कि, तो उसके इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, उसी टाइप से यहाँ पर भी होता है। अगर दूसरा चाइल्ड भी अगर हो RH पॉजिटिव हो तो उसके लिए एंटी रोगन सीरम उसी टाइम दे दिया जाता है वो फीमेल के यूट्रस में, जिसके कारण फिर इसका ब्लड स्ट्रीम अगर चले भी जाता है तो इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज नहीं बनाता है। मेरे को लगता है कि मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया। फिर उसके बाद रेसस कॉन्फ्लिक्ट हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, ये सेम वही क्वेश्चन है और इसको मैं पढ़ करके थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। 10. Rhesus CONFLICT. Hemolytic disease of the newborn. When an Rh negative woman gives birth to an Rh positive child, the fat her being Rh plus. Some fetal red blood cells cross the placental barrier and enter the mother's bloodstream, where they induce the production of antibodies, which in later pregnancies can cross back to another fetus and cause its red blood cells to clump, leading to a potentially fatal condition called erythroblastosis fetalis. तो यहाँ पर फिर से वही था, मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर ऐसा कुछ बोलता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वाइज आपको आंसर देना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। रेसस कॉन्फ्लिक्ट हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न कैसे? व्हेन एन RH नेगेटिव वुमन, यहाँ पर RH नेगेटिव वुमन गिव्स बर्थ टू RH पॉजिटिव चाइल्ड, द फेट हर बीइंग RH पॉजिटिव, सम फीटल रेड ब्लड सेल्स क्रॉस द प्लेजेंटा, कुछ जो है फीटल रेड ब्लड सेल जो है प्लेजेंटा बैरियर को क्रॉस करता है एंड एंटर इनटू द मदर ब्लड स्ट्रीम, और ये जो है मदर के ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वेयर दे इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ anti-RH, और वो प्रोड्यूस करता है anti-RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, विच इन जो कि लेटर प्रेगनेंसी के बाद कैन क्रॉस बैक टू अनदर फीटस, और जो प्रेगनेंसी के बाद जो है ना वो फिर से क्रॉस बैक होता है, फिर अनदर फीटस जब बनता है तो उस टाइम अनदर फीटस एंड कॉज इट्स रेड ब्लड सेल्स टू क्लम्प, और ये काम करता है कि फर्स्ट चाइल्ड तो नॉर्मली निकल गया और उसके रिगार्डिंग जो है मदर बॉडी ने उसके फर्स्ट चाइल्ड के दौरान उसने एंटीबॉडी बना लिया, और जो दूसरा चाइल्ड अगर वो भी अगर RH पॉजिटिव है तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी है, और वो एंटीबॉडी आएगा और जो है न्यू बेबी बॉर्न, जो सेकेंड बेबी बॉर्न है उस पर ये इफ़ेक्ट करेगा और उसके मतलब RBC को रप्चर कर देगा, क्लम्प कर देगा, जिसके कारण जो है बच्चे का मृत्यु उसी के एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भी हो जाएगा, लीडिंग टू अ पोटेंशियली फीटल कंडीशन कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फीटलिसिस इसको बोलते हैं। नौ उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ नॉन एलिलिक जीन, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 11. Classification of types of NONA-LLE-LIC gene interactions. Characteristic of the complementarity. Example in human. Complementarity is an interaction between the products of two genes in which each of them gives characteristic phenotype in the end. तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स इंटरेक्शन, जो नॉन एलिलिक जीन्स इंटरेक्शन है, जिसमें कि नॉन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स जीन इंटरेक्शन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्प्लीमेंट्रिटी एग्जाम्पल इन ह्यूमन। यहाँ पर जो है सिर्फ वन लाइन आंसर है, complementary is an interaction between the products of two genes in which each of them give characteristic phenotypic in that। अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है A से B, B से C हो रहा है, और यहाँ पर A से B को कन्वर्ट करने के लिए माना कि आई जीन जो है आई एंजाइम इसके लिए कंट्रोल है, और फिर सेकंड में I2 है। अब यहाँ पर फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कैसे कि कम्प्लीमेंट्री जीन्स होता है। कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि दोनों जो वर्क करता है एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग और दूसरे के हेल्प से, जैसे कि A B
और सी। यहाँ पर जो है ये आपको देखने को मिलेगा जब किडनी के बारे में पढ़ेंगे, एंजियोटेंसिन सब के बारे में, वहाँ पर एंजाइम कैसे वर्क करता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ए से बी कन्वर्ट होने में I1 वो 1 ले लेते हैं, और बी से सी कन्वर्ट होने में जो जीन एंजाइम 2 का हो रहा है। यहाँ पर बात है कि अगर कैंसिल हो जाए कि ए से बी जो है वह 1 जो है ही नहीं एंजाइम, या प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ए से बी कन्वर्ट नहीं होगा। तो बी से ए से बी कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि बी से सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री है। अगर 1 से अगर जो इसको प्रोडक्ट चाहिए बी को, बी प्रोडक्ट जो चाहिए बी प्रोडक्ट ही तो सी में कन्वर्ट होगा। जब 1 से बी ए से बी जाने के लिए 1 एंजाइम है ही नहीं तो बी से सी कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर अब ये भी मान लेते हैं, अगर हमारे पास 1 है, ये मान लेते हैं अगर 1 है और सेकंड है ही नहीं, ए से बी तो हो जाएगा, लेकिन बी से सी कैसे कन्वर्ट होगा, इसमें कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। तो दोनों कम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कि दोनों जो है वर्क टुगेदर करता है, और दोनों का नेसेसरी ज़रूरी है। एक ए से सी जाने के लिए, ए टू बी और बी से सी जाने के लिए हमें जो है दोनों एंजाइम का ज़रूरत पड़ेगा। इस टाइप से ये कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन ऐसा शो करता है ना। उसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ